तो बताइए कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। So students, how was your AI ATS एग्जाम? बताइए। सब लोगों ने एग्जाम दिया, अपीयर हुए सब लोग? मिस तो नहीं हुआ किसी से? यस सर, मैं अपीयर हुआ, मेरा अच्छा गया और मार्क्स मेरे 500 है। 500 marks. Uh, Considering the number of chapters, 500 marks are not bad, but again you need to work hard. ठीक है? 500 marks sufficient तो मैं नहीं कहूँगा, but good. Rushi, great, 646 marks. Rohan, 667, again good. और बताइए और किस किस स्टूडेंट ने दिया, कितने मार्क्स आए आपको? पता है मुझे टाइमिंग कम पड़ गई, इतना मतलब ज्यादा टाइमिंग था 3 घंटे 20 मिनट, बट पता नहीं कैसे ना मेरी टाइमिंग मतलब मैं वो नहीं कर पाया, क्या कहते हैं उसको। अतुल, देखिए ये जो टाइमिंग का मसला होता है ना, ये एक बार में नहीं होता है सालों। ठीक है, अभी तक आप 1 यूनिट उसी टाइम में दे रहे थे, अब आपको 6 यूनिट उसी टाइम में देने पड़े। ठीक है, तो टाइमिंग की गड़बड़ हो जाती है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप टाइम को मास्टर कर पाएंगे। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, ओह अदरवाइज रिकॉर्ड बन जाता, सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाते। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे बैच देखे जिनमें जिन्होंने बच्चों ने बॉटनी में फुल मार्क्स स्कोर किए, 180 आउट ऑफ 180। तो बॉटनी में मेरा भी उतना ही है, पूरा फुल मार्क्स है। अच्छा अच्छा, नहीं ज्यादातर बच्चों को मे, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है। मेरा फिजिक्स में क्या हुआ ना कि जो 15 क्वेश्चंस में से 10 करने रहते हैं, वो पूरे हम्म। 10 मेरे स्किप हो गए, मतलब कि मेरा टाइमिंग खत्म हो गया और वो क्वेश्चन नहीं मैं कर पाया। मुझे सबमिट भी करना था, मतलब मैं सबमिट भी नहीं कर पाता ना टाइमिंग के बाद, मैं सबमिट कर दिया क्योंकि टाइमिंग नहीं था। और केमिस्ट्री में मेरे ज्यादा मार्क्स थोड़े कम हो गए क्योंकि उसमें मैंने ना वो जो 15 में से 10 करने थे, उसमें से 5 मेरे क्वेश्चंस गलत थे। और ये जो 35 क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से भी मेरे 7 क्वेश्चंस गलत थे। ओके जियोलॉजी में भी मेरा 5 क्वेश्चन गलत था। ओके। तो एनी हाउ, एग्जाम्स इसीलिए लिए जाते हैं कि जो आपने गलतियां की हैं ना, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और दूसरी बार फिर से वो गलतियां रिपीट ना हो। ठीक है, अर्पिता गुड इवनिंग। तो जब आपका दूसरा AIATS होगा तो ये गलतियां फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा प्रिपरेशन होनी चाहिए और स्कोर भी इससे ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, और बताइए बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स क्या थे? आरफा आप बताइए, आपका स्कोर क्या था? तो देखिए, टुडे वी हैव सेशन नंबर 6 और आज की क्लास में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन से आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोसीयर है, जीरो सीयर है, इन दोनों में से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और नीट एग्जाम में भी MCQs यहाँ से पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आई होप सबने ज्वाइन किया है। सो रिकॉल प्राइमोर्डियल अर्थ। ठीक है, तो क्या था प्राइमोर्डियल अर्थ में?
Years ago, around 4 billion years ago, the earth we said was to be in the form of primordial soup. ठीक है, primordial soup में क्या था? The earth consists of aqueous solution that was rich in organic matter. ठीक है, बहुत सारे organic compounds इस soup में present थे, लेकिन temperature बहुत ज्यादा था अर्थ का. ठीक है, तो इसको हम प्रीमोर्डियल सूप भी कहते हैं, प्रीमोर्डियल अर्थ भी कहते हैं. तो उसके बाद क्या हुआ? सडन कूलिंग हुई. ठीक है, ईयर्स एगो, अराउंड 2 बिलियन ईयर्स एगो, द अर्थ कूल्ड डाउन एंड द लाइफ बिगेन टू फॉर्म. तो लाइफ यहां से शुरू हुई. पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में लाइफ ओरिजिनेट हुई. तो उसके बाद एवोल्यूशन होती रही और आज हम देख रहे हैं, है ना? So over the next few millions, the season and climate around the globe changed, and various plant and animals' life began to flourish in different part of the world. The present day communities in the world have come to be after surviving the various abiotic and biotic changes that have occurred in the ecosystem, such as changes in weather, soil composition, water availability, immigration, and immigration of population, predation, etc. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ एक साथ ही शुरू हो गई और बिल्कुल मतलब स्टेबल चल पड़ी, ऐसा नहीं है. बहुत सारे चैलेंज हुए, क्लाइमेट चेंज हुए, एक्सटेंशन इतनी हुई. हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि 5 बड़ी मेजर एक्सटेंशंस हुई, जिनमें तकरीबन 90% जो सर्वाइविंग ऑर्गेनिजम्स थे ना वो एलिमिनेट हुए. 10% बचे, फिर उन्होंने फ्लोरिश किया, फिर आगे दूसरी एक्सटेंशन हुई. ठीक है, तो ये क्यों होता था? क्लाइमेट चेंज होते थे. ठीक है, ग्लेशिएशन होती थी, फ्लड्स आते थे, सुनामीज एक्स्ट्रा, इन सब की वजह से. देयर आर वेरियस लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि कौन कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सबसे बेसिक लेवल ऑर्गेनिज्म है, एंड बायोस्फीयर सबसे हाईएस्ट लेवल है. इकोसिस्टम में क्या हम स्टडी करते हैं? हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, है ना? द कम्युनिटी इवॉल्व्स विद इट्स इकोसिस्टम. ठीक है, कम्युनिटी स्टूडेंट्स जो इवॉल्व होती है वो कैसे इवॉल्व होती है? जैसे जैसे इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है उसी के देख के एक कम्युनिटी भी इवॉल्व होती है. So let us have an introduction about ecological succession. जानना है इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में. किस प्रकार से किसी जगह पे अलग अलग तरह के प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज आते हैं. तो क्या ये इवोल्यूशन है? इज इट इवोल्यूशन? चलो पहले परिभाषा समझते हैं. इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या? It is the gradual and fairly predictable change. Gradual, धीरे धीरे होने वाला, fairly predictable, जिसके बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं. प्रिडिक्टेबल चीज वो होती है ना कि आप पूर्वानुमान लगा सकें उसके बारे में. It is gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area. एक given area में ग्रेजुअल और फेयरली प्रोडिक्टेबल चेंज जो धीरे धीरे समय के साथ होने वाला है उसके बारे में एक पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं. दिस चेंज इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल. ये चेंज एक डेफिनेट ऑर्डर फॉलो करती है और एक सीक्वेंस में होता है. सक्सेशन एंड इवोल्यूशन आर आइडियली पैरेलल प्रोसेसेस. पैरेलल चल रही हैं एक तरह से ये दोनों, सक्सेशन भी एंड इवोल्यूशन भी. तो स्टूडेंट्स टर्म एग्जाम 4 जो है आपका 4 जैन को है. ठीक है,
4 जन को वेडनेसडे आता है शायद। यस, वेडनेसडे। So ecological succession is gradual and fairly predictable change in the species composition of a given area। ठीक है, एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कैसे स्पीशीज चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये चेंज जो है दे आर ग्रेजुअल, ठीक है, और प्रेडिक्टेबल। हम इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सी कम्युनिटी आएगी, इसके बाद कौन सा स्टेज आएगा। ठीक है, चेंज जो होते हैं ऑर्डरली होते हैं, सीक्वेंशियल होते हैं, मतलब ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और डी जो है फाइनल होगा। ठीक है, ये एक कम्युनिटी है, ये दूसरी कम्युनिटी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो ऐसा नहीं है कि ए के बाद डायरेक्टली डी आ जाए, ओके, या फिर सी से पहले भी आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सीक्वेंशियल, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। सक्सेशन एंड चेंज इन फिजिकल एनवायरनमेंट आर आइडियली पैरेलल प्रोसेस। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, और जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसके बाद स्पीशीज कंपोजिशन भी चेंज होती है। ठीक है, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। गॉट इट? So succession can be primary, it can be secondary based on the area of origin। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं व्हाट इज प्राइमरी सक्सेशन, व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सेकेंडरी पढ़ेंगे। Primes in an area which has been bare from the beginning। प्राइमरी सक्सेशन उस एरिया में, उस जगह पे होता है जो बिगिनिंग से ही, शुरुआत से ही बेयर रहा है। बेयर शब्द का मतलब क्या है यहां पे? खाली रहा है, बिल्कुल, है ना। जैसे हम कहते हैं बेयर फुट कोई चल रहा है, नंगे पांव चल रहा है ना। सो खाली होना, बिल्कुल, दैट इज बेयर। जहां पे पहले कुछ भी नहीं था, कभी भी कुछ नहीं रहा, वहां पे जब सक्सेशन शुरू होता है तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। एक कंप्लीट एग्जांपल के साथ हम इसे समझेंगे पूरे प्रोसेस को, राइट। सो आप हेडिंग दे लीजिए, प्राइमरी सक्सेशन कैसे हो रहा है, क्या क्या स्टेप्स है इसमें। सक्सेशन व्हिच स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर देयर आर no living organisms or very few living organisms। मान लीजिए सिर्फ माइक्रोब्स पाए जाते हैं, या अगर एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करें तो सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स वहां पाए जा रहे हैं। तो एक ऐसे एरिया में जब सक्सेशन शुरू होता है जहां पे या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ही नहीं, या फिर अगर हैं तो बहुत कम है, तो वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाता है। कहां ऐसा हो सकता है, ऐसी जगह क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1, न्यूली एक्सपोज्ड सी फ्लोर, राइट। कोई नई ऐसे समुद्र तल बिल्कुल एक्सपोज हुआ है, नई जगह किसी भी वजह से। नंबर 2, न्यूली कूल्ड लावा सेडिमेंट्स, ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, वॉल्केनो के फटने से लावा निकला, वो पिघलता हुआ लावा शायद कई बार कई किलोमीटर दूर तक चला जाता है, समय के साथ धीरे धीरे वो लावा ठंडा होता है। तो ऐसी जगह पे जब सक्सेशन हो तो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। या फिर न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, कोई नया तालाब बना है किसी भी जियोग्राफिकल एक्टिविटी के कारण, या कोई पानी का रिजर्वायर बना है, जलाशय बन गया कोई, उसके अंदर सक्सेशन शुरू हो। या फिर कोई बेयर रॉक, एक बहुत बड़ा पत्थर या ऐसा एक पहाड़ कह लीजिए जो बिल्कुल बेयर है, जहां पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं है पहले से। प्राइमरी सक्सेशन में पायनियर स्पीशीज शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं? पायनियर, प्रथम, सबसे पहले, उत्तीर्ण, नंबर 1, पायनियर। पायनियर स्पीशीज इज द फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी, पहली बायोटिक कम्युनिटी जो कि डेवलप होगी एक बेयर एरिया में, एक बिल्कुल वीरान, बंजर, खाली जगह में जो सबसे पहले डेवलप होगी,
वो पायनियर कम्युनिटी जो है, वो फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी जो है, पायनियर स्पीशीज कहलाती है। ठीक है जी। नाउ अब आपने देखा कि प्राइमरी सक्सेशन में जो सबसे पहले आ रहा है वो पायनियर स्पीशीज है। आप देख पा रहे हैं यहां पे क्या दिख रहा है आपको इस रॉक के ऊपर? कैन यू सी? दिख रहा है आपको ये कुछ हरा हरा सा, ग्रीन ग्रीन सा? कैन यू सी? और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि अब ग्रासेस आ चुके हैं, मॉसेस रहे पहले, राइट जी, ग्रासेस आ गए हैं, राइट। अब हो क्या रहा है कि वो जो बैरन रॉक था, बिल्कुल जब उसके ऊपर पायनियर कम्युनिटी, पायनियर स्पीशीज पहुंचे हैं, उन्होंने किसी तरह के कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज किए होंगे जिन्होंने उस रॉक को, जो कि बहुत ही मजबूत था अपने आप में, उसमें वेदरिंग शुरू करी होगी। कुछ केमिकल बदलाव हुए, धीरे धीरे वो रॉक शायद पोरस भी होता गया। और जैसे जैसे सक्सेशन बढ़ेगा, नन्हे ग्रासेस आएंगे, श्रब्स आएंगे, ट्रीज भी होंगे, उनकी जड़ें उसमें जब जाती जाएंगी, को रॉक और ज्यादा टूटता जाएगा और मिट्टी में परिवर्तित होता जाएगा, यानी सॉइल बनती जाएगी। सो आपने देखा, देन ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स दे बिगिन टू अपीयर। Primary succession is the gradual and fairly predictable change in species composition of a given area. ठीक है, तो कैसा होता है ये? Succession starts in an area where there are few or no living organisms. तो ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे या फिर organisms बहुत कम हैं, ठीक है, या फिर बिल्कुल भी नहीं है, न्यूली फॉर्म्ड एरिया है। ठीक है, तो न्यूली फॉर्म्ड एरिया कौन सा हो सकता है? न्यूली एक्सपोज्ड सी फ्लोर, तो सी की लेवल जो है कम हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से लैंड एक्सपोज हुई है, वहां पे भी सक्सेशन हो सकती है। न्यूली कोल्ड लावा सेडिमेंट से जो लैंड फॉर्मेशन हुई है, उस पे भी हो सकता है। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वियर, वाटर रिजर्वियर, वहां पे भी हो सकता है। या फिर बेयर रॉक, ठीक है, बेयर रॉक मतलब जहां पे कोई वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पायोनियर स्पीशीज, हम उन स्पीशीज को कहेंगे डेट डेवलप इन ए बेयर एरिया, वहां पे डेवलप होते हैं जहां पे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। ठीक है, इट इज फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी दैट डेवलप्स इन ए बेयर एरिया। ठीक है, तो याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? पायोनियर कम्युनिटी। कोई डाउट यहां तक? तो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज पायोनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। तो बताइए, अगर रॉक्स बेयर हैं, पहले कोई वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहले कौन पायोनियर कम्युनिटी वहां पे अपीयर होगी? ग्रीन algae, lichen, liverworts, mosses। तो 4 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। करेक्ट आंसर इज लाइकन्स। ऋषि, कोमल, सायन एंड हु इज द फोर्थ वन?
ठीक है, तो चौथा नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। द आंसर इज लाइकन्स। तो लाइकन्स क्या है, ये देखिए, ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं, दीज आर लाइकन्स। और हमने लाइकन्स के बारे में पढ़ा है, दे आर एसोसिएशन विद ऑफ अलगे विद फंजे। ठीक है, in primary succession on rocks there are usually lichens which are able to secrete acid to dissolve the rock, helping in weathering and soil formation। तो सबसे पहले यहाँ पे कोलोनाइज होंगे लाइकन्स। लाइकन्स जो हैं वो क्या करेंगे, एसिड सिक्रीट करेंगे। एसिड सिक्रीट करने से क्या होगा, रॉक्स की वेदरिंग होगी। ठीक है, वेदरिंग में क्या होता है कि केमिकल्स रिलीज होते हैं और सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मिनरल्स रिलीज होते हैं और जिसे सॉइल फॉर्मेशन होगी। सो लाइकन्स आर पायोनियर स्पीशीज। So let us continue studying primary succession. SERE. It is the entire sequence of communities. ध्यान दीजिएगा, सीरी क्या है? Entire sequence of communities that successively change in a given area. ये डेफिनेशन आपको नोट करनी होगी, करिए जल्दी से। It is the entire sequence of communities that successively change in a given area. Serial stage क्या है फिर? They are the individual transitional communities. सीरी तो हो गया जी पूरे का पूरा एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज जो सक्सेसिवली बदलता जा रहा है एक गिवन एरिया में, वो पूरा सीक्वेंस। और उसकी इंडिविजुअल स्टेज जो हो गई वो सीरियल स्टेज कहलाती है, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो है। ठीक है ना। हो क्या रहा है ओवरऑल, अगर हम देखें इसमें जैसे जैसे सक्सेशन हो रहा है ना, स्पीशीज का डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है। नए नए तरह के अलग अलग तरह के स्पीशीज आ रहे हैं उस एरिया में। नंबर 2, स्पीशीज के डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ उनकी संख्या, उनका नंबर भी तो बढ़ रहा है। देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज। एंड नंबर 3, इंक्रीज इन टोटल बायोमास। टोटल बायोमास भी तो बढ़ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं एक बैरन रॉक, बिल्कुल बेयर रॉक, एक बंजर जगह जहां पे जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। समय के साथ साथ कुछ ऐसे परिवर्तन होते गए कि अब वहां पे इतने बड़े बड़े छायादार पेड़ भी हैं। इस पूरे प्राइमरी सक्सेशन में हो सकता है सैकड़ों सालों का समय लग जाए, 1000 साल भी लग सकते हैं। ये कोई 2, 4, 5, 10, 20 साल में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। दिस इज गोइंग टू टेक सो मच ऑफ टाइम। रॉक ने टूटना है, मिट्टी बननी है, नमी आनी चाहिए वहां पे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई ये सक्सेशन पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक ना पहुंच पाए, ट्रीज ना बने, वहां सिर्फ ग्रासलैंड्स ही रह जाए। वो तो डिपेंड करता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं। अगर वहां पे रेनफॉल ज्यादा नहीं होता है, कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो भाई फिर आपको सिर्फ ग्रासलैंड्स ही दिखेंगे। ओवरऑल हमने कितने तरह के बायोम्स पढ़े हैं। आर्कटिक टुंड्रा का जिक्र किया था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करी हमने, है ना, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स। तो ये सब भी तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई है ना। अगर हम कहेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी में चलते रहना चाहिए और हर बार जो है पायनियर कम्युनिटी के बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी बने, तो ये आवश्यक नहीं है। ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पर भी निर्भर करेगा। ओके, व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी? नोट कीजिए, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है? इट इज अ कम्युनिटी दैट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। It is a community that forms as a result of ecological succession and it is in near equilibrium with the environment. धीरे धीरे ये स्वयं एक पूरा अपना एक इकोसिस्टम बन जाएगा, एक सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट बन जाएगा।
Seer is an entire sequence of communities that successively change in a given area. ठीक है, तो different communities जो कि appear होती हैं one after one, उनको हम seer कहेंगे उस sequence को. Serial stage comprise of living transitional communities, है ना. तो transitional communities या फिर जिनको हम intermediate communities होती हैं, उसमें जो भी कम्युनिटीज आती हैं हम उनको सीरियल स्टेज कहेंगे. ठीक है, तो क्या होगा ड्यूरिंग वेरियस ट्रांजिशन कम्युनिटीज फॉर्मेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज होगा. डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज वहां पे इमर्ज होंगी, जिससे नंबर ऑफ स्पीशीज तो इंक्रीज होगा और बायोमास भी इंक्रीज होगा. ठीक है, ए बी सी और फिर जब डी तक जाएंगे तो हर एक सीर जो है, हर एक कम्युनिटी का बायोमास जो है, नंबर जो है और डाइवर्सिटी जो है वो पिछली कम्युनिटी से ज्यादा होगा. गॉट इट. लास्ट पे क्या होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म होगी. ठीक है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द कम्युनिटी दैट फॉर्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट. तो जैसे हमने पढ़ा, सबसे पहली कम्युनिटी पायनियर कम्युनिटी होती है, तो सबसे फाइनल कम्युनिटी जो होती है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा एनवायरनमेंट के इक्विलिब्रियम में होती है. ओके, सो बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ऑरिजिन हमने देखा प्राइमरी सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन है. ठीक है, तो व्हाट इज सेकेंडरी सक्सेशन, लेट अस स्टडी अबाउट इट नाउ. करने जा रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन. इट अकर्स इन एन एरिया, एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे एरिया में वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड. मतलब वहां पे पहले कभी नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज रही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो खत्म हो गई. राइट, पहले कभी नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज रही हैं. चलो एक जंगल की उदाहरण ले लेते हैं. जंगल में आग लग गई, हजारों पेड़ पौधे जल गए, घास जल गई और बहुत नुकसान पहुंचा उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम को. और लेकिन अभी भी जीवन वहां पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ. कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स अभी भी वहां मिल जाएंगे. तो एक ऐसी जगह पे जब दोबारा से सक्सेशन शुरू होता है, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है. इसकी उदाहरण में हम ये भी ले सकते हैं, एक तालाब था पहले, बिल्कुल वहां पे जीवन हर तरह अपने रूप में पनप रहा था, और किसी कारण से वो तालाब सूख गया और बिल्कुल दलदल की तरह परिवर्तित हो गया. अब उसमें दोबारा से जब सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा. ठीक है, तो समझते हैं जी. इधर देखिए, हमने कहा कि नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी पहले रही है उस जगह पे, और किन्हीं कारणों से वो अब एक अबंडेंड फार्मलैंड में मान लीजिए कन्वर्ट हो गया. जैसे आप देख पा रहे हैं, एक पूरा हरा भरा जो है जंगल था, और कोई भी वजह रही, मान लीजिए हमने बहुत ज्यादा वहां पे पेड़ काट दिए हैं. ह्यूमन इंटरवेंशन भी तो एक कारण बन सकता है ना. या नेचुरली कभी जंगल में आग लग जाए, या ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे बहुत अच्छे खेत खलियान हुआ करते थे और वहां पे फ्लड आ गए. फ्लड के आ जाने से पूरी तरह की जो अलग अलग कम्युनिटीज थी, वो सब कम्युनिटीज तहस नहस हो गई उस फ्लड के कारण. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. यहां भी अब सेकेंडरी सक्सेशन होगा धीरे धीरे, जब जल स्तर जो है वो कम होगा. अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाने से बहुत ही भयंकर नतीजे होते हैं. अब आप देखेंगे यहां पे भी जीवन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ. कुछ नन्हे नन्हे आपको हरी पत्तियों वाले पौधे नजर आ रहे हैं. डिफॉरेस्टेड लैंड, ह्यूमन इंटरवेंशन, देख पा रहे हैं आप नतीजे. राइट, यहां भी सेकेंडरी सक्सेशन होगा. नाउ सेकेंडरी सक्सेशन में अब आप देखिए होता क्या है, बिकॉज पहले से वहां पे जीवन रहा है और किसी रूप में जीवन अभी भी प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, सॉइल भी है, तो छोटे छोटे नन्हे पौधे पनपना शुरू करते हैं. ग्रासेस आएंगे एंड स्मॉल ग्रीन प्लांट्स दे बिगिन टू अपीयर, एंड देन बिगर प्लांट्स दे अपीयर. सीक्वेंस है एक तरह से, है ना. स्मॉलर प्लांट्स,
grasses, right? Bigger plants, they begin to appear. And then finally, you can see the climax community. That is the trees. और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। Which of the following statement is correct for secondary succession? तो बताइए इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट नॉट इनकरेक्ट। 5 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, अभिरूप, कोमल, रिया, रोहन एंड जतिन। तो करेक्ट आंसर है इट ऑकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट। ओके, दिस इज करेक्ट। इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन, नहीं बिल्कुल सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है ये, है ना। इट बिगन्स ऑन द बेयर रॉक, ऐसा भी नहीं है। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, सर मेरी स्क्रीन में व्हाइट ही दिख रहा है, लोड नहीं हुई है स्लाइड। ओके, आप रिफ्रेश कीजिए ना एक बार। ओके सर। ठीक है, ओके रिफ्रेश कीजिए एक बार। Primary succession starts in an area where there are few or no living organisms, है ना। हमने प्राइमरी सक्सेशन के बारे में पढ़ा, ऐसी प्लेसेस पे होता है जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था पहले। फॉर एग्जांपल न्यूली एक्सपोज्ड सी फ्लोर, न्यूली कूल्ड lava sediments, newly created pond or reservoir and on bare rocks. फिर सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में हमने पढ़ा, इट बिगन्स इन द एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ पहले प्रेजेंट थी लेकिन किसी वजह से वो लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है, डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, अबंडेंट लैंड है या फिर फ्लडेड लैंड है या फिर फॉरेस्ट फायर की वजह से वहां पे डिस्ट्रक्शन हुई या फिर वहां पे मैसिव डिफॉरेस्ट्रेशन हुई। ठीक है, जिसकी वजह से सारी कम्युनिटीज और लाइफ जो थी वहां पे डिस्टर्ब हुई। सो सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होगी, क्यों फास्ट होगी बताइए। Why secondary succession is relatively faster than primary succession? Anyone who can answer? ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक मैटर, यस चेतन। तो सॉइल में पहले ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, तो ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे लाइफ ऑरिजिन होने में नहीं होगी। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। प्राइमरी सक्सेशन आकर्स इन बेरन लैंड, बेरन लैंड मतलब जहां पे पहले कोई लाइफ नहीं थी, इनफर्टाइल लैंड। ठीक है, secondary succession occurs where natural biotic communities have been destroyed for some reasons. यहाँ पे soil present नहीं होती है, soil is absent and is formed during the course of succession. तो जैसे जैसे succession होती है soil formation होती है, यहाँ पे soil भी present होती है, even microbes भी present हो सकते हैं। यहाँ पे pioneer community जो है वो migrant हैं, वो खुद से emerge नहीं होते हैं, किसी दूसरी जगह से
माइग्रेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पायोनियर कम्युनिटी जो है पहले से ही प्रेजेंट हो सकती है। मेनी सीरियल कम्युनिटीज आर फॉर्मेड, और यहाँ पे ट्रांजिशन कम्युनिटीज बहुत सारी फॉर्म होती हैं, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग चलता है, सी फिर डी आएगा फिर ई आएगा, है ना, क्योंकि जब तक ना स्टेबल कम्युनिटी बने ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा सीरियल कम्युनिटीज नहीं बनती हैं। इट टेक्स 1000 years और मोर, तो देखिए कितना ज्यादा टाइम लगता है प्राइमरी सक्सेशन में, 1000 years से भी ज्यादा लग सकते हैं। और यहाँ डाउट है बताइए। सर, यस यस, सेकेंडरी सक्सेशन में क्यों फ्यू ही सीरियल कम्युनिटीज बनेगी? इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले से ही लाइफ प्रेजेंट थी ना, लाइफ पहले ही प्रेजेंट थी, तो क्लाइमेक्स को पहुंचते पहुंचते उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी यहाँ आएगी तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि इकाल जो इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो ऑलरेडी स्टेबल है ना, सॉइल है वहाँ पे, बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, सब कुछ तो प्रेजेंट है, सिर्फ कम्युनिटीज को अपीयर होना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना सॉइल है ना ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट ट्रांजिशनल कम्युनिटीज को डेवलप होना है, ठीक है। तो ईयर्स यहाँ पे 1000 लगेंगे और यहाँ पे 50 to 200 ईयर्स लग सकते हैं, उससे भी फास्ट हो सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? Did you know at any time during primary or secondary succession, natural or human-induced disturbances जैसे कि fire, deforestation, etc. अगर होगी, it can convert a particular serial stage to succession to an earlier stage. So, for example, A से B बनी कम्युनिटी, B से C कम्युनिटी बनी, और वहां पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, फायर हुआ, कुछ भी हुआ, तो लाइफ फिर से यहाँ से शुरू होगी, बी से ही शुरू होगी, ठीक है, सी से शुरू नहीं होगी, क्योंकि सी डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, या फिर दोबारा ए से ही शुरू होगी। गॉट इट? तो अब हम पढ़ते हैं अबाउट ज़ीरात सक्सेशन। जो कि ड्राई एरियाज में हो रहा है, सूखी जगह पे हो रहा है, जहां पे नमी की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ही कम है या है ही नहीं। सो ज़ीरात सक्सेशन में क्या जानेंगे हम? बेयर रॉक्स विदाउट वाटर, एक ऐसी जगह जहां पानी नहीं है। तो पहली स्टेज क्या आई यहां पे देखिए, इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे क्वेश्चन फ्रेम होगा आपके लिए। लाइचन्स या लिकन्स या लिचन्स जो भी आप कहते हैं, राइट जी। लेचन स्टेज में हमें क्या ध्यान रखना है ज़ीरात सक्सेशन में? दैट लाइकन्स आर द प्राइमरी स्पीशीज, पायनियर स्पीशीज जो हैं, दे कैन टॉलरेट डेसिकेशन, एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर। जो लाइचन्स हैं या लाइकन्स हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं डेसिकेशन, डेसिकेट का मतलब होता है सूख जाना, है ना, एंड एक्सेसिव हीट, तापमान भी अगर बहुत ज्यादा है वो भी टॉलरेट हो जाएगा, तापमान अगर बहुत कम है तो वो भी टॉलरेट हो जाएगा। They are secreting acids. Lichens are secreting acids to dissolve the rock to form soil. उस रॉक से मिट्टी बनना जरूरी है। जो पायनियर कम्युनिटी है, पायनियर स्पीशीज हैं लाइचन्स, वो सिक्रीट कर रहे हैं एसिड्स जो रॉक में कुछ ऐसे बदलाव ले आएंगे कि वो मिट्टी में परिवर्तित होना शुरू होगा, जिसे हम वेदरिंग ऑफ द रॉक कहते हैं। दिस इज स्टेज 1। लेट्स सी ज़ीरात सक्सेशन में स्टेज 2 क्या है। लाइकन्स के बाद आ गए जी मॉसेस। मॉसेस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, याद है ना, जब पूरा प्लांट किंगडम पढ़ा था, राइट। टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सब पढ़े हैं हमने। सो मॉस स्टेज आ गई, स्टेज 2। सीक्वेंस याद रखना। मॉसेस दे हेल्प इन फर्दर वेदरिंग, और ज्यादा रॉक का वेदरिंग करा, ऑर्गेनिक मैटर और ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, और ये नमी को होल्ड करके रख लेंगे। दे कैन रिटेन द मॉइस्चर, ये भी एक फायदे वाली बात, मॉइस्चर रिटेन होने लगा, बिकॉज अल्टीमेटली नमी तो चाहिए ही होगी ना, पानी की जरूरत तो पड़ेगी आगे के स्पीशीज के लिए,
नेक्स्ट स्टेज आ जाती है मॉस के बाद ग्रास, लाइकन्स, मॉसेस, ग्रासेस। सीक्वेंस ध्यान रखना है। द रूट्स ऑफ ग्रासेस पेनिट्रेट इनटू द रॉक्स एंड कंट्रीब्यूट टू वेदरिंग। घास है, जड़ें भी होंगी, रॉक के अंदर जा रही हैं, राइट, जिसके कारण एक प्रेशर भी क्रिएट कर रही हैं और रॉक और ज्यादा टूटने लगेगा और ज्यादा सॉइल फॉर्मेशन होगा, वेदरिंग होगा। एंड अब आप देखिए, अब जब घास उगनी शुरू हुई तो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को शेड भी मिलने लगा, सूरज की गर्मी से शेड मिलने लगा, तो वो भी पनपने लगेंगे। अब आप ये मत सोचिए कि सारे अपने आप हवा में ए बायोजेनेसिस ओरिजिन हो रहा है, नहीं, लाइफ कहीं ना कहीं से माइग्रेट करके तो पहुंच रही है ना वहां पे, उस जगह पे, है ना। सो grasses, they are going to provide the shade for the small animals. Stage 3 के बाद next आ गया जी stage 4, that is shrub stage. Shrubs आनी शुरू हुई। The roots of the shrubs, they penetrate the rock and they further contribute to weathering of the rock. अब वो shrubs जो है उनकी जड़ें और ज्यादा weathering कर रहे हैं रॉक का। And of course, they are also providing shade to the animals which are slightly larger. Grasses ने छोटे नन्हे एनिमल्स को शेड दिया, सूरज की गर्मी से, रोशनी से, धूप से बचाया। और जब श्रब्स आ गए तो इन्होंने भी शेड प्रोवाइड किया थोड़े लार्ज साइज्ड एनिमल्स को। सीक्वेंस याद हो रहा है साथ साथ, लाइचन्स या लाइकन्स, मॉसेस, देन ग्रासेस, देन श्रब्स। स्टेज 4 हो गया। नेक्स्ट आते हैं जी स्टेज 5, द फॉरेस्ट स्टेज। एक हरा भरा पूरा सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम बन गया जी, ट्रीज आ गए। Trees, they begin to grow. The land can turn into coniferous forest, deciduous or temperate forest, depending upon कि किस geographical area की बात हो रही है, भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से वो कितना दूर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, उससे ऊपर चले जाइए, क्या वो आर्कटिक रीजन की तरफ है, कहाँ है, जोग्राफिकल एरिया कौन सा है, उसके आधार पे ही हमें कहेंगे कि अब वो किस प्रकार का फॉरेस्ट बन जाएगा, कॉनिफेरस होगा, डेसिडुअस होगा या टेम्परेट होगा। Students, Zerar's succession, it occurs on bare rocks and that too without any water. That is why Zerar. Okay, so it has various stages. The first stage is the lichen stage, and lichens are the pioneer community here. Pioneer community. Got it? So what happens is that pioneer species on such habitats are usually lichens which secrete acids and they dissolve rocks, helping in weathering and soil formation. And they make the habitat more suitable for next seral communities to colonize a particular place. Then there are transitional communities. The stage is moss stage. What are mosses? Bryophytes? Yes. Mosses are larger in size than the lichens. Okay, so they have rhizoids that can penetrate a bit deeper. Growth of mosses leads to accumulation of more soil and organic matter which can retain moisture for a longer span, and soon the habitat is occupied by moisture loving mosses. Okay, the next stage is grass stage. Annual grasses are formed. Okay, so the roots penetrate deeper, they cause more weathering, they replace mosses, grow for couple of months, and their death and decay results in increased organic matter of the soil. This mixes with weathered rock particles to form soil, and thus formation of soil continues. After the grass, shrubs are formed. Shrubs are small trees. Okay, so habitat occupied by perennial grass soon becomes suitable for invasion of xerophytic shrubs. As shrubs are larger in size, their roots penetrate deeper, causing more fragmentation of rocks and hence more accumulation of soil.
And finally, climax community is reached. What is climax community here? Forest. Forest has more number of plant and animals. They have more biomass and they have more diversity when compared to previous cereal communities. Okay, so lichens, bryophytes, herbs, shrubs, and finally forest. These are different communities during Xerarch succession. Got it? Any doubt here? Based on type of plant habitat, succession, we know this is a Xerarch succession. Okay, so Xerarch succession occurs here. Okay, if these are the normal conditions are here, Xerarch conditions are on the second extreme end. Okay, so succession in dry areas, these are mesic conditions. Mesic conditions are normal conditions. Now let us study about hierarch succession. यहां भी एक एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को समझते हैं। न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडी, आपके सामने एक नवनिर्मित जलाशय है, पानी का एक बड़ा सा स्रोत दिख रहा है आपको जी। न्यूली फॉर्म्ड वाटर बॉडी है, तो क्या होगा भाई इसमें? सबसे पहली स्टेज क्या होगी? प्लैंक्टन्स। ऑफ कोर्स, जब हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़ा था, वहां की फूड चेन का जिक्र किया था, प्लैंक्टन्स का जिक्र हुआ था। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द पायनियर स्पीशीज। ध्यान रखना है, हाइड्राक सक्सेशन में फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़िराक सक्सेशन में लाइचन्स. So phytoplanktons, they are the pioneer species and the death of these organisms provide the organic matter. हर ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट जीवन काल है, उसकी मृत्यु हो गई और फिर वो जो बायोमास इकट्ठा हुआ वहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड हो गया जी उस चीज से. स्टेज 2 आ जाती है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज. फाइटोप्लैंक्टन के बाद सेकेंड स्टेज इज सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज. सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे डूबे हुए हैं बिल्कुल. Submerged plants are rooted in the bottom mud layer. उस पॉन्ड के बिल्कुल नीचे उसके तल पे मड होगा, मिट्टी होगी, और सबमर्ज्ड प्लांट्स उसमें प्रेजेंट है. इनका भी एक डेफिनेट जीवन काल है, जीवन चक्र पूरे करने के बाद ये भी मर जाएंगे. डेथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर. धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर नीचे जमीन पे इकट्ठा होता गया, तो पानी शैलो होता जाएगा ना. जो पॉन्ड पहले बहुत गहरा था उसकी गहराई कम होती गई क्योंकि उसके तल पे नीचे ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता जा रहा है. सो वाटर बिकम्स शैलोअर. नेक्स्ट स्टेज सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज. अब यहां पे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा पानी के नीचे डूबे भी हुए हैं और फ्रीली फ्लोट भी कर रहे हैं. द वाटर बिकम्स शैलोअर इन द पेरिफेरी. पेरिफेरल रीजन से और ज्यादा शैलो होना शुरू हो जाएगा. धीरे धीरे ये भी मरेंगे और ये भी ऑर्गेनिक मैटर को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज द रीड स्वैम्प स्टेज. अब क्या हो रहा है यहां पे इस स्टेज में? एम्फीबियस प्लांट्स दे स्टार्ट टू ग्रो. एम्फीबियंस, पानी भी बिना पानी के भी रह सकते हैं, है ना. दे ट्रांसपायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन के जरिए इन एम्फीबियस प्लांट से बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है. पानी सूखता जा रहा है एक तरह से. ऐसे समझ लीजिए कि वो पॉन्ड से पानी ले लेके धीरे धीरे उसे ट्रांसपिरेशन के जरिए खो रहे हैं. ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट जी. देयर टैंगल्स रूट्स एक्यूमुलेट सिल्ट. अब धीरे धीरे इनकी जड़ों में सिल्ट जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है और स्वैम्प की तरह ये चीज बन चुकी है. इसके बाद आ जाएंगे जी श्रब्स. ठीक है, हाइड्राक सक्सेशन में अब आ गई श्रब स्टेज. श्रब्स दे कैन टॉलरेट सनलाइट एंड वाटर लॉक्ड कंडीशंस. दे ट्रांसपायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. दे एड ऑर्गेनिक मैटर टू द बॉटम लेयर.
हर सीरियल स्टेज अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते जा रही है, अपने से अगले वाली स्टेज के लिए पहले से एक प्लेटफॉर्म तैयार करे जा रही है। अल्टीमेटली हो तो यही रहा है ना, अपने से अगली स्टेज के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। तो श्रब स्टेज के बाद अब क्या होने वाला है, देखें जी, पॉइंट्स नोट कर रहे हैं ना अब साथ साथ, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। श्रब स्टेज, अब सीक्वेंस यहां भी ध्यान रखना है हमें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज अब आप देख लीजिए जी, फॉरेस्ट स्टेज। दिस इज द क्लाइमेक्स स्टेज। ट्रीज बनने शुरू हो गए, द लैंड कैन टर्न इनटू कॉनिफेरस, डेसिडस और टेम्परेट। नाउ दैट डिपेंड्स कि भाई किस जगह की बात हो रही है। About hydraulic succession. Let's solve a question. The second stage of hydrosphere is occupied by plants like. So, what are the plants in second stage of hydrosphere? You have four options. This time 7 students are correct. The answer is Vallisneria. Atul, Aishwarya, Jatin, Rishi, Krishna, Arpita and Rohan are correct. So hydraulic succession, ecological succession in wet areas. Okay, Meiji conditions are here and they occur on the other side. Okay, and here we have the xeric conditions. So hydraulic succession starts on newly formed water body. It has various stages. First stage is plankton stage. Okay, planktonic stage is the pioneer community. Pioneer community. It is phytoplanktons and zooplanktons. Phytoplanktons are the plants, the algae that are present in the water. Okay, so phytoplanktons multiply rapidly due to which the climate, the ecosystem, it becomes suitable for zooplanktons that will feed on the phytoplanktons. Organic matter formed by the data and decay of planktons mixes with clay, silt at the bottom of pond to form soft mud. The habit becomes suitable for the growth of next stage. The next stage is submerged plant stage. Submerged plants with their roots, they are anchored in the mud at the bottom of water bodies. Hydrilla and Vallisneria are the example of submerged plants. Another is submerged but free floating plant stage. And here Azula and Pistia are present. Due to accumulation of dead and decaying remains of submerged plants at bottom level, the bottom level raises because of accumulation of more mud and becomes rich in minerals which become suitable for
free floating plants. The next stage, it is reed swamp stage. So more shallowing of plant occurs due to continuous siltation. Okay, so it is becoming filled with all the organic matter. The water is becoming less deep, more shallow, we can say. And it paves way for the growth of rooted emergent plant, that is amphibian plant like typha and scripus. Shrub stage is the next stage. So what happens during the shrub stage? So there is more shallowing of water bodies due to decomposition of various organic matter, plant parts. Okay, small shrubs are formed like salix, populus, etc. Okay, and now the water body has been converted into wetland. There is lot of soil also here, and finally there is climax community. The shrub stage is replaced by trees which grows to greater height. The nature of climax community depends on the climate of that area. Okay. Example is forest, that is the climax community. Okay, so it will be final community that is in equilibrium with the environment. Any doubt here? So let us study about ecosystem services now. What are the services that ecosystem is providing for us? बात करें, हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, क्या क्या चीजें एक इकोसिस्टम से मिल रही हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं? इकोसिस्टम सर्विसेज से मतलब क्या है? These are the products of the ecosystem processes which are beneficial to humans. Ultimately हम humans किन किन चीजों से बेनिफिट हो रहे हैं? चलिए अलग अलग कैटेगरीज देख लेते हैं. प्रोविजनिंग की बात करें तो फूड तो मिल ही रहा है हमें, मेडिसिन, दवाइयां भी, मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, ठीक है जी. देन रेगुलेटिंग रोल भी है इकोसिस्टम का, क्लाइमेट को रेगुलेशन में, एंड क्लीनिंग द वाटर एंड द एयर. पेड़ पौधे हैं, हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं. इससे बड़ा और रोल क्या हो सकता है, राइट जी. क्लाइमेट को रेगुलेट करे हुए हैं. देन पॉलिनेशन है जी. कल्चरल अगर हम सर्विसेज देखें, स्पिरिचुअलिटी, रिक्रिएशन, सपोर्टिंग रोल देखें तो बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, आई मीन इनन्यूमरेबल, शायद हम काउंट भी ना कर पाए कि एक इकोसिस्टम क्या क्या सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है. इसकी कीमत अगर हमें चुकानी पड़े, कितनी कीमत होगी? शायद हम इसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकते. और ये सब सर्विसेज हमें फ्री में प्राप्त हो रही हैं. रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, इन्होंने क्या एस्टिमेट किया, देखिए जरा. कैन यू रीड दिस फिगर? कैन यू सी? ये जो टैग में लिखा है $33 ट्रिलियन. इमेजिन, कैन यू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन रुपीज? $33 ट्रिलियन. ये किस चीज की कीमत है? ये कीमत है उन इकोलॉजिकल सर्विसेज की जो हमें इकोसिस्टम फ्री में दे रहे हैं. सो हमें कदर करनी चाहिए अपने इकोसिस्टम की. हम स्वयं उसका एक हिस्सा है. वी शुड रिस्पेक्ट नेचर, वी शुड लव नेचर, वरना आने वाली जनरेशंस जो हैं वो बहुत ही परेशान हो जाएंगी. ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP 18 ट्रिलियन, एंड जो इकोसिस्टम ने सर्विसेज दी हैं 33 ट्रिलियन.
तो देखिए स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम सर्विसेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। तो इकोसिस्टम कितने सर्विसेज हमारे लिए प्रोवाइड करता है? डेट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिनका हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाय हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम सबसे पहला बेनिफिट है ना। जितना ज्यादा फॉरेस्ट कवर होगा उतना ज्यादा एयर को प्यूरिफाई करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को सेटल डाउन करेंगे, ठीक है। मिटिगेट ड्राउट एंड फ्लड्स। तो ट्रीज जो है दे आर द चेक पॉइंट्स, है ना। ग्रास जो है वो भी चेक पॉइंट है, जिससे सॉइल इरोजन कम होगा, ड्राउट और फ्लड का इम्पैक्ट जो है कम होगा। ड्राउट तो बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि रेनफॉल कंटिन्यूसली होगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, हमने देखा था कि प्लांट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एज वेल, है ना। जनरेटिंग फर्टाइल सॉइल, यस, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स अगर ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, तो सॉइल्स फर्टाइल होंगी, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा? लीव्स जो प्लांट की हैं उनकी डिकम्पोजिशन से मिनरल साइक्लिंग चलती रहती है ना। प्रोवाइडिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, तो फॉरेस्ट की बात देखिए, ठीक है, कितने वाइल्ड लाइफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करता है और उनको फूड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स जो पाए जाते हैं हम उनको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी भी इकोसिस्टम मेंटेन करता है। पोलिनेटिंग क्रॉप्स, तो जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, बिग ट्रीज हों स्मॉल ट्रीज हों, उनको पोलिनेटर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल बीज हैं, बर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा, वो सारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं। तो इनडायरेक्टली इकोसिस्टम ही ये सब करता है। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, तो कार्बन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बायोमॉलिक्यूल्स में, ज्यादातर प्लांट्स में शुगर्स जो हैं, जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, वो क्या है? दे आर आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन है, ठीक है। तो यही शुगर जो हैं फूड चेन में ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है। हम जब फॉरेस्ट में जाते हैं तो एक सुकून मिलता है ना, खुशी होती है फॉरेस्ट को देख के। तो बहुत सारे ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो कि रिलीजियस तरीके से मानते हैं फॉरेस्ट को, बहुत सैक्रेड मानते हैं। ओके, so these are all the services that ecosystem is offering us. Robert Costanza and his colleagues, they have put an average price tag of US 33 trillion a years on these fundamental services. तो ये जो प्राइस है, इट इज नियरली ट्वाइस ऑफ ए ग्लोबल जीएनपी, जो कि सिर्फ यूएस 18 ट्रिलियन डॉलर है। द कास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे ज्यादा कास्ट जो है सॉइल फॉर्मेशन में होगी। सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और सबसे ज्यादा कास्ट इसी में होगी। रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 10%, क्लाइमेट रेगुलेशन 10%, हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ इसमें 6%, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ इसमें 6%, ठीक है। तो ये कास्ट उन्होंने एस्टिमेट की है फॉर इकोसिस्टम टू प्रोवाइड अस सर्विसेज। कोई डाउट यहां तक? क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं हम। both hydrarch and seeds are succession lead to, ओके, क्वेश्चन यहाँ पे है, बताइए। पानी दे दे।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, एंड दिस टाइम 9 स्टूडेंट्स आर करेक्ट। सुभाश्री, अविरूप, सायन, अतुल, ऐश्वर्या, ऋषि, कृष्णा, अर्पिता एंड रोहन। तो मीडियम वाटर कंडीशंस में होता है। ठीक है, जीरो आर सक्सेशन के बारे में हमने पढ़ा। इट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन इन ड्राई एरियाज, राख में शुरू होता है। हाई रॉक सक्सेशन, इट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन इन वेट एरियाज, तो वाटर बॉडीज में ये शुरू होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज की क्लास में? सर आपने जो शेड्यूल भेजा है टेस्ट का, उसमें केमिस्ट्री में अप टू 8 लेक्चर्स दिए हैं एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन सर अभी तो वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है और जो पूरा शेड्यूल है उसमें जैन 5 को तो सेशन नंबर 3 होगा। अच्छा, लेकिन मैं चेक करता हूँ। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके अभी वो सेशन शुरू नहीं हुए हैं? नहीं इसमें सर, आप शुरू तो हो गया है, लेकिन वो चैप्टर जस्ट शुरू हुआ है, तो उसमें टेस्ट पेपर में लिखा है कि सेशन 1 टू सेशन 8, लेकिन हमारे अभी सिर्फ सेशन 1 ही हुआ है और जैन 5 को सेशन 3 होने वाला है। अच्छा, तो आप ये चीजें केमिस्ट्री टीचर से डिस्कस कीजिए ना, मे बी ही विल हेल्प, ही और शी, है ना? तो क्लास आएगा जैन 2 को, मतलब अभी 2 दिन तो हॉलीडे सर रहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, शायद आपने दूसरे बैच का भेज दिया हम लोग को उठाकर। नहीं, ये 12th नीट के लिए है, ये आप ही सर लोग बैच नंबर 483। नहीं, हाँ, बैच नंबर 483 है और 12th नीट और के सर लिए है। इतना जल्दी ऐसे ही ना, पता है ऐसे ही लास्ट टाइम भी एक बार हम लोग के साथ हुआ था। हाँ, फिर टेस्ट अच्छा, कैंसिल अच्छा। हो गया था ना। फिर टेस्ट कैंसिल